दोस्तों, रात के 8 बजे जैसे ही रीमा दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है अमन का दोस्त सुरेश खड़ा हुआ है। और सुरेश जब रीमा को देखता है तो उसकी जो सुंदरता है वो रात की हल्की हल्की रोशनी में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि जो उसका दिल था वो रीमा पर फिसल जाता है। दोस्तों, रीमा रात में सिर्फ नाइटी पहनी थी और दुपट्टा भी लेना भूल गई थी और आकर के दरवाज़ा खोल देती है। और नाइट बल्ब की रोशनी में रीमा का जो शरीर था, रीमा की जो सुंदरता थी वो बहुत ही बढ़ गई थी। और उसी सुंदरता को देख करके जो सुरेश था उसका दिल रीमा पर फिसल जाता है और रीमा को वो गलत निगाहों से देखने लगता है और उसके मन में हैवानियत की जो आग है वो भड़कने लगती है। दोस्तों, वह आओ देखता है ना ताओ रीमा का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। दोस्तों, रीमा इससे पहले कुछ समझ पाए कि वह उसे बेड पर पटक देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और मज़ेदार कहानी में। दोस्तों, अगर कहानी आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप हमारे हर वीडियो का आनंद ले सको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी है आज से 2 साल पहले की। दोस्तों, रीमा एक बहुत ही खूबसूरत और सुशील लड़की होती है जिसकी शादी एक आशीष नाम के लड़के से हो जाती है। दोस्तों, आशीष एक टीचर है जो कि इंग्लिश का प्रोफेसर है। दोस्तों, आशीष बहुत अच्छा टीचर है। वह अपने स्कूल में इतनी अच्छी से पढ़ाई करवाता है और इतने अच्छे से तैयारी करवाता है कि उसके पढ़ाए स्टूडेंट अपने जो भी कुछ पढ़ते हैं उसे कभी भूलते ही नहीं हैं। दोस्तों, वह बचपन से ही बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करके कोचिंग भी कराता है और स्कूल में जाकर के बच्चों को शिक्षा भी देता है। दोस्तों, आशीष अपने माता पिता का इकलौता औलाद है। दोस्तों, आशीष की जो शादी होती है वो रीमा नाम की लड़की से होती है और रीमा भी बेहद खूबसूरत है। दोस्तों, रीमा इतनी खूबसूरत है कि उसकी सुंदरता को जो भी कोई देखता है तो एक बार उसकी जो निगाहें हैं वो उससे हटती ही नहीं हैं। दोस्तों, रीमा अभी 2 ही महीना हुआ है आशीष के साथ वो काफ़ी घुल मिल गई है और आशीष भी रीमा की सुंदरता और रीमा की सुशीलता और उसकी समझ से बहुत ही खुश है। हालांकि आशीष एक टीचर था और रीमा एक अभी गृहिणी है, लेकिन वो भी काफ़ी पढ़ाई लिखाई करके ही आशीष के साथ 7 फेरों के बंधन में बंधी हुई है। दोस्तों, आशीष और रीमा की जो पारिवारिक स्थिति है बहुत ही खुशी खुशी बीत रही है। दोस्तों, आशीष एक दिन अपने स्कूल में पढ़ाने गया हुआ था और आशीष अपने बच्चों को पढ़ा करके अपने घर की तरफ वापस आ रहा था और जैसे ही वह वापस आ रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंटों की जो भीड़ थी वो रोड पर चल रही थी, क्योंकि अक्सर जब भी छुट्टी होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ अपने घर की तरफ जाने के लिए चल देते हैं और रोड पे एक अच्छा खासा जाम लग जाता है। दोस्तों, आशीष अपनी बाइक से था और अपने हेलमेट को वह भूल गया था। दोस्तों, आज पहली बार ऐसा हुआ कि जब आशीष अपने हेलमेट को लेना भूल गया था और वह स्कूल चला आया था। दोस्तों, आशीष को थोड़ी जल्दी थी और वह फटाफट अपनी बाइक निकालता है और अपनी बाइक में किक लगाता है और किक लगा करके वह अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। दोस्तों, जब आशीष अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देता है तभी थोड़ी ही दूर जाने के बाद आशीष का एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, आशीष का एक्सीडेंट हालांकि इतनी जोरदार नहीं था, लेकिन फिर भी आशीष के सिर में चोट लग जाती है। दोस्तों, आशीष बेसुध होकर के वहीं गिर जाता है और जब उसके घर पर यानी कि उसकी पत्नी रीमा को ये खबर मिलती है तो रीमा फौरन काफ़ी भागती हुई वहाँ पहुँचती है और जब भागती हुई वहाँ पहुँचती है तो आसपास के लोग आशीष को उठा करके अपने घर की एक चारपाई पर लिटाए रहते हैं और उसके मुंह पर और उसके चेहरे पर
पानी की जो छींटे हैं वो दे रहे थे। दोस्तों आशीष की इस हालत को देख करके रीमा रोने लगती है और आशीष को देख करके वह काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाती है। दोस्तों आसपास के जो लोग थे वो रीमा को रोने के लिए मना करते हैं और उसकी जो हड़बड़ाहट है उसको दूर करने के लिए उसको दिलासा दिलाते हैं कि आशीष को कुछ भी नहीं होगा, आशीष बिल्कुल सही सलामत है, इसको इलाज की ज़रूरत है। दोस्तों रीमा फौरन एम्बुलेंस को कॉल करती है और एम्बुलेंस पे आशीष को बैठा करके लिटा करके हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं। दोस्तों हॉस्पिटल में जाने के बाद कई सारे डॉक्टर आशीष का इलाज करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों लगभग 1 महीने तक आशीष का इलाज हुआ। हालांकि सर की जो चोट थी वो चोट तो ठीक हो गई थी और आशीष अब बिल्कुल ठीक भी हो गया था, लेकिन बीच बीच में आशीष की जो याददाश्त है वो गायब हो जाती थी और आशीष कुछ और बोलने लगता था, मानो कि आशीष का जो दिमागी संतुलन है वो गड़बड़ हो जाता था। दोस्तों इसी बीच में आशीष की जो पत्नी थी रीमा को जब यह खबर मिलता है या रीमा जब यह जानती है कि आशीष का जो दिमागी संतुलन है वो बीच बीच में गड़बड़ हो जाता है तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। दोस्तों उसके दुख का कारण सिर्फ ये नहीं था कि आशीष काम नहीं कर पा रहा है, आशीष पैसे नहीं कमा पा रहा है। दोस्तों वह आशीष से बेहद प्रेम करती थी और आशीष को इस हाल में देख करके वह बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। दोस्तों कोई कहता इसको कानपुर इलाज करवा दो, कोई कहता दिल्ली करवा दो, कोई कहता कोलकाता लेकर जाओ। दोस्तों जो भी जहां भी बताते उसकी जो पत्नी रीमा थी वो आशीष को लेकर के वहां जरूर जाती और वहां के डॉक्टर को भी दिखाती। हालांकि हर डॉक्टर उसकी रिपोर्ट और उसके हालत को देख करके सिर्फ इतना ही कहते कि आशीष को दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि इनका इलाज पूरा हो चुका है और इनका जो ऑपरेशन है वो भी सक्सेसफुल हो चुका है, इनका जो सीटी स्कैन है वो भी बिल्कुल ठीक है। अब पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर है कि आशीष ठीक ठाक होते हुए भी कभी कभी दिमागी संतुलन खो देता है। दोस्तों रीमा इन सारी बातों को सुन सुन करके बिल्कुल थक सी चुकी थी, क्योंकि जहाँ पे भी जाती, जिस भी डॉक्टर के पास जाती, वो सिर्फ यही जवाब देते कि आशीष को कुछ भी नहीं हुआ है, इनका दिमागी संतुलन पता नहीं कैसे बीच बीच में खराब हो जाता है। दोस्तों जब डॉक्टर ने ये बोलना शुरू कर दिया कि आशीष को दवा की नहीं बल्कि दुआ की ज़रूरत है तो रीमा बिल्कुल समझ जाती है और आशीष को लेकर के एक दिन मैहर के लिए चली जाती है। दोस्तों रीमा बहुत ही दुखी होती है, क्योंकि जब से आशीष का एक्सीडेंट हुआ था न तो वह आशीष से सही से बात कर पाती, न तो आशीष को सही से उसने चलना देखा, न तो किसी से बात करना देखा और न ही उसको हंसते देखा। दोस्तों वह बहुत ही आशीष को लेकर के परेशान रहा करती है। दोस्तों वह आशीष को लेकर के बस में बैठ जाती है और मैहर की तैयारी कर लेती है कि पता नहीं मैहर माता के नाम से ही आशीष ठीक हो जाएंगे। दोस्तों आशीष को लेकर के जब वह बस पर बैठ जाती है और बस चलना शुरू कर देती है। दोस्तों जैसे ही बस गंगा नदी के ऊपर एक ब्रिज पर पहुंचती है तो बहुत सारे लोग उस बस में जो बैठे होते हैं वो गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय का नारा लगा देते हैं। दोस्तों जब गंगा मैया का नारा लगता है तो रीमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सारे लोग तो खुश थे, क्योंकि वो लोग खुशी में दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन रीमा एक ऐसी इकलौती उस पूरे बस में महिला थी जो अपने पति को लेकर के पिछले 2 महीने से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। दोस्तों उसके आंख से आंसू निकल जाते हैं और रीमा सिर्फ ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करती है कि हे भगवान हमारी उम्र को कम कर दे, हमारी उम्र को आप घटा दो, लेकिन हमारे पति को ठीक कर दो। दोस्तों इतना कहने के बाद वह अपने आंसुओं को पोंछती है और अपने सहमे मन को मनाती है और मैहर मैया का जयकारा लगा देती है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद मैहर भी आ जाता है, सारे लोग बस से उतरते हैं और जो कंडक्टर होता है वो कहता है कि मैडम अब मैहर आ चुका है और आप मैहर का दर्शन करने के लिए यहाँ से ऑटो पकड़ लीजिए।
दोस्तों रीमा बस से नीचे उतरती है और वह कंडक्टर आशीष को नीचे उतारने में रीमा की मदद भी कर देता है। दोस्तों जब रीमा नीचे उतरती है और मैहर माता का दर्शन करने के लिए अपने पति आशीष को लेकर के सीढ़ियों पे चढ़ने लगती है, वो मंजर बहुत ही खौफनाक मंजर था। दोस्तों आशीष चलने फिरने के लायक नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी ने जिद कर लिया कि जब तक मैं आशीष को मैहर माता का दर्शन नहीं करवा दूंगी तब तक मुझे चैन नहीं है। दोस्तों वह अपने कंधों पर आशीष के हाथ को रखती और उन्हें पूरी ताकत के साथ मैहर माता का दर्शन करवाती है। दोस्तों ये एक महिला ही कर सकती है, ये एक पतिव्रता नारी ही कर सकती है। दोस्तों आशीष मैहर माता का दर्शन करता है और रीमा उसे एक मैहर माता के ऊपर ही एक झोपड़ी टाइप का बना रहता है जहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी, तो वहाँ पे आशीष को बैठा करके कुछ खाने के लिए लेने चली जाती है। तभी आशीष का जो उसका दिमागी संतुलन है वो उसी टाइम खराब हो जाता है और आशीष उठ करके सीढ़ियों से उतरने लगता है। दोस्तों रीमा को क्या पता, क्योंकि रीमा तो सोच रही है कि आशीष को मैं जहां बैठा करके आई हूं वो वहीं बैठा होगा, लेकिन आशीष का दिमागी संतुलन वहीं खराब हो जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है और उन्हीं यम्पी की नगरी में खो जाता है। दोस्तों जब कुछ देर के बाद रीमा आकर के देखती है तो वह अपने पति आशीष को नहीं पाती है, तो वह आसपास सभी लोगों से पूछने लगती है और दौड़ दौड़ कर आशीष को ढूंढने लगती है। लेकिन जब आशीष का कहीं पता नहीं चलता तो वह रोने लगती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी एक भला आदमी जिसका नाम अमन होता है वह उसको रोते देख करके उससे पूछता है कि बहन क्या हुआ, तो वह बताती है, सारी घटना बताती है, तो उसका दिल पिघल जाता है और वह कहता है कि कोई बात नहीं। वह अपना नंबर देता है और कहता है कि आप घर पे चले जाओ, जब आशीष का कहीं भी कोई पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर यहाँ से फ़ोन कर दूँगा। लेकिन रीमा सोच रही थी कि अगर मैं घर चली जाऊंगी तो मेरे आशीष को कोई नहीं ढूंढेगा। दोस्तों वह अपने आशीष को ढूंढने के लिए वहीं एक रूम ले लेती है और उस अमन से कहती है कि भैया यहाँ पे मुझे कुछ काम दिलवा दो, जहाँ से मैं काम करूँगी और कुछ पैसे कमा करके अपने कमरे का रेंट भी दे दूँगी और यहाँ से कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। दोस्तों वह अमन उसकी स्थिति को देखते हुए एक कंपनी में काम दिलवा देता है और रीना अब काम करने लगी है और पूरे 6 महीने हो गए हैं, लेकिन आशीष का अभी भी कहीं कोई पता जता नहीं चल रहा है। दोस्तों वह इसी उम्मीद में वहाँ काम करके रूम लेकर रह रही है कि हे भगवान कभी ना कभी तो मेरे आशीष को आप मुझसे मिलवा दोगे और मैं जिस दिन आशीष को पा जाऊँगी मैं यहाँ से अपने गाँव चली जाऊँगी। दोस्तों 6 महीने हो जाते हैं और आशीष अभी भी रीमा को नहीं मिलता है। दोस्तों अमन हालांकि वो रीमा से रोज़ बातें करता और उसकी हाल चाल लेता रहता और उसको कोई भी दिक्कत होती तो वह उसका भाई जैसे मदद करता। दोस्तों अमन जो लड़का था वो बहुत ही सीधा लड़का था और बहुत ही ईमानदार लड़का था, लेकिन उसका एक जो दोस्त था जिसका नाम सुरेश है, दोस्तों वह सुरेश काफ़ी बिगड़ेला लड़का था और वह अक्सर लड़कियों के प्रति गलत भावना रखता था। दोस्तों वह रीमा को देखता है तो वह अपने दोस्त अमन से कहता है कि यार रीना कितनी सुंदर है। उसकी सुंदरता को देखने के बाद तो उससे आंखें हटाने का मन ही नहीं करता है, लेकिन इस बार अमन उसे डांट देता है और कहता है कि यार तुम ऐसी परेशान लड़की के बारे में, ऐसी परेशान औरत के बारे में ऐसे सोच कैसे सकते हो। लेकिन वो जो सुरेश था वो कहता है कि यार अमन तुझे क्या पता, तूने तो कभी लड़कियों को ठीक से देखा ही नहीं है। अमन कहता है हाँ मुझे पता है कि तू किस निगाह से लड़कियों को देखता है। दोस्तों वो जो सुरेश था वो अमन की आड़ में रीना से काफ़ी ज़्यादा अपनी दोस्ती बढ़ा लेता है। जब भी कोई ज़रूरत होती है तो वह दौड़ करके रीमा का सारा काम कर देता था। दोस्तों रीमा को क्या पता था कि सुरेश एक बिगड़ेला लड़का और एक बुरी निगाह डालने वाला लड़का है। दोस्तों वह एक दिन रात को 8 बजे रीमा के दरवाजे को खटखटाता है और आवाज़ देता है, तो रीमा को क्या पता था और रीमा दौड़ करके आती है और दरवाज़ा खोल देती है। दोस्तों आज रीमा का जो शरीर था, रीमा की जो सुंदरता थी वो नाइट बल्ब में बहुत ही सुंदर लग रही थी और वह जल्दबाजी में दुपट्टा भी लेना भूल गई थी।
उसकी सुंदरता को देख करके सुरेश के अंदर हैवानियत पनप जाती है और वह उसके साथ गलत करने की ठान लेता है। दोस्तों, उसकी सुंदरता में वह इतना खो जाता है कि रीमा का हाथ पकड़ करके उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। दोस्तों, रीमा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह उसे बेड पर गिरा देता है। हालांकि रीमा बहुत ही चालाक लड़की थी और वह झटपट अपने हाथ को छुड़ा करके एक कोने में खड़ी हो जाती है और सुरेश को डांटने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो और मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पति खो गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी दूसरे मर्द के साथ रंगरलियां मनाती फिरूं। दोस्तों, इतनी बात सुनने के बाद जो अमन था वो अमन अपने घर से चल देता है, लेकिन रास्ते में उसको पता चलता है कि यार मुझे जाने में तो देर हो जाएगी। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि अमन कैसे जाना। दोस्तों, अमन ऐसे जाना कि वो जो रीना थी वो अमन से ही बात कर रही थी जब सुरेश दरवाजा खुलवाने आया था और वो फोन चालू करके ही बेड पर रख करके चली गई थी और वो फोन में अमन सारी बातें सुन लेता है और अपने बाइक उठाता है और चल देता है। दोस्तों, हालांकि वो एक जगह रुक करके सुरेश के मोबाइल पर फोन करता है और कहता है कि सुरेश तुम कहाँ हो। दोस्तों, सुरेश डर जाता है और चौंक जाता है जब अमन का फोन उसके मोबाइल पर बजता है। दोस्तों, और तब तक 10 से 15 मिनट हो चुके थे और अमन वहां आ जाता है और अमन आने के बाद सुरेश को देख करके कहता है कि कितने निर्लज्ज हो यार तुमको मैंने कितनी बार बताया था कि वो हमारी बहन समान है, मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ, लेकिन तुम हो कि उसके साथ हैवानियत करने की सोच रहे हो। दोस्तों, वह आता है और उसे बहुत भला बुरा कहता है और सुरेश को कहता है कि आज के बाद तेरा और मेरा जो भी दोस्ती का रिश्ता है ख़त्म कर देते हैं। और दोस्तों, वह उसे दुत्कार करके डांट करके वहाँ से भगा देता है। दोस्तों, रीमा रो रही थी और अमन जा कर के उसे चुप कराता है और कहता है कि बहन अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, अब तुम्हें यहाँ रहने पर काफ़ी खतरा है, और इसलिए हाथ जोड़ता है और कहता है कि हमारे साथ हमारे घर चलो। दोस्तों, रीमा उसके साथ उसके घर जाती है और अब अमन के ही घर पे रीना रहने लगती है। दोस्तों, एक महीना और बीतता है कि एक दिन एक न्यूज़पेपर पे खबर छपती है कि एक बहुत ही टैलेंट भिखारी हमारे प्रदेश में और हमारे ज़िले में आ चुका है, जो कि फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है और उसके भीख मांगने का जो तरीका है वो बेहद ही खूबसूरत है। दोस्तों, ये बात जब अमन पेपर में पढ़ता है तो उस पेपर की जो कटिंग है उसको ले लेता है और आ करके रीना को दिखाता है कि रीना देखो, इसमें जो एक आदमी है वो भी आपके पति के जैसे ही फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है, और आप तो कहती थी कि आपका जो पति है वो इंग्लिश का प्रोफेसर है, कहीं यही तो आपके पति नहीं है। दोस्तों, रीमा जब चेहरा देखती है तो देख करके उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं और अमन के पाँव पकड़ लेती है, लेकिन अमन उसे उठा लेता है, कहता है नहीं बहन, मैंने तुझे बहन माना है तो मैं तुम्हारा भाई हुआ और भाई के पैर बहन नहीं पड़ती है। वह कहती है कि भैया मुझे जल्द से जल्द इनसे मिलवाओ, यही तो मेरे पति हैं। दोस्तों, कहानी बदल चुकी थी। अगली सुबह वो लोग भी अपना न्यूज़ में एक इख्तियार देते हैं और उस न्यूज़ वाले से बात करते हैं कि भैया ये जो आपने न्यूज़ छापा है वो कहाँ की है। तो वह न्यूज़ वाला पूरी घटना बताता है और अमन और रीना जा कर के वहाँ पे जब देखते हैं तो सच में रीना का जो पति था आशीष वहाँ पे भीख मांग रहा था। दोस्तों, आशीष की जो दिमागी हालत थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और वह बिल्कुल सही सलामत हो चुका था। दोस्तों, रीना को देख करके जो आशीष था वो रोने लगता है और रोते हुए आकर के उसे गले लगा लेता है और रीना भी उसे देख करके रोने लगती है और रीना भी उसे गले लगा लेती है। दोस्तों, दोनों मिल जाते हैं और यह सब देख करके अमन बहुत खुश होता है और अमन उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे करके उनको कुछ रुपए भी देता है और कहता है कि बहन फ़ोन ज़रूर करना, क्योंकि आज के बाद मैंने तो आपको बहन मान लिया है। रीना कहती है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, अब जब तक मैं इस पृथ्वी पर जिंदा रहूँगी आपको अपना भाई ही मानूंगी। दोस्तों, आशीष और रीना वहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं और अपने घर की ओर चले आते हैं।
दोस्तों ये थी आशीष और रीना की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां जानना है, ऐसी और कहानियों में इंटरेस्ट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारा हर कहानी आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलता हूं किसी नई कहानी के साथ।